इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करता है, ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास कई कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पे अपने सामान को मैन्युफैक्चर करती हैं। उस प्रकार के बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को अभी तक एफडीआई अलाउड नहीं था। अब छोटा बड़ा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हो, उसमें भी 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से अलाउ किया जाएगा। और लोग जो भारत पे अपना सामान बनाना चाहें, खुद की फैक्ट्री अगर नहीं लगाते हैं लेकिन थर्ड पार्टी से बनवाना चाहें, उनको भी अब सुविधा होगी। एक लीगली टेनेबल कॉन्ट्रैक्ट हो अगर उनका विद अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, तो उस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर में भी 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है। एक सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में पहले से काफी छूट दी थी, जिसमें 100% एफडीआई अलाउ किया गया था, लेकिन जब भी 51% से ज्यादा एफडीआई था, उसमें हमने कहा था कि 30% भारत से लोकल सोर्सिंग होनी चाहिए अगर वो एफडीआई 51% से ज्यादा है। कल्पना अभी भी वही है कि 30% से ज्यादा लोकल सोर्सिंग हो, लेकिन उसकी गहराई में जाने के बाद कुछ कमियां जो दिखी, उन कमियों को निकालते हुए इस रेजिम को और सुविधाजनक बनाए। उदाहरण के लिए, पहले यह था कि अगर पुराना कोई एक्सपोर्ट हो रहा है किसी व्यक्ति का, या पुरानी कुछ डोमेस्टिक सोर्सिंग हो रही है, उसको हम पकड़ते नहीं थे, और बेस ईयर जब वो नया फैक्ट्री लगाए उसके बाद का जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है उसी को पकड़ते थे। उसमें कई लोग जो भी ऑलरेडी बड़े रूप में डोमेस्टिकली खरीदते हैं, माल यहां बेचते हैं, विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक प्रकार से डिसएडवांटेज थे कंपेयर टू न्यू यूनिट्स। तो अब ये सुविधा दी जा रही है कि जो अभी तक भी कोई व्यक्ति डोमेस्टिकली सोर्स करता है, चाहे भारत की मार्केट के लिए या विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको भी पकड़ा जाएगा इस 30% के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। दूसरा, हमने अभी तक सिर्फ जो डोमेस्टिक सेल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, और जो व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट को अभी तक हम पकड़ते नहीं थे इन द 30% डोमेस्टिक सोर्सिंग। अगर कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है तो हमें तो डबल बेनिफिट है, फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते हैं और स्केल भी बढ़ जाता है व्यक्ति के मैन्युफैक्चरिंग का। तो अब ये निर्णय लिया है कि एक्सपोर्ट जो होता है उसमें जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट व्यक्ति करता है और जिसको एक्सपोर्ट करता है, उसको भी इस 30% की लिमिट में गिना जाएगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बदलाव कि एक्सपोर्ट के सामने जो आप डोमेस्टिक सोर्सिंग करते हैं, और बेस ईयर का कॉन्सेप्ट निकाल के जो टोटल आप डोमेस्टिक सोर्सिंग करते हैं, ये दोनों को अब पकड़ने के कारण मुझे लगता है बड़े स्केल पे लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, बड़े स्केल पे सिंगल ब्रांड यहाँ पे बने जो भारत के भी कंज्यूमर्स को अपने सामान दे सके और बड़े रूप में विश्व में भी एक्सपोर्ट कर सके। तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स का कॉन्सेप्ट है वो अब भारत में भी आए, एक प्रकार से भारत भी इंटीग्रेट हो ग्लोबल वैल्यू चेन से, उस कल्पना से सिंगल ब्रांड रिटेल में बदलाव किया गया है। तो अब ये तय हुआ, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल प्रोक्योरमेंट्स मेड फ्रॉम इंडिया by the single brand retail trading entity for that single brand shall be counted towards local sourcing, irrespective of whether the goods procured are sold in India or exported. For both, whatever is domestically procured will now be considered for the 30% limit. Our expectation is this will lead to larger capacities and will encourage people to bring in more investment, so that they can not only serve Indian market but also the international market. This was an incongruity which is being corrected now. Also, as I said, the incremental sourcing was earlier being considered. Now we are going to consider the total sourcing, including current sourcing, and the sourcing will be for a block of 5 years. So it will not be a year-on-year requirement. In the first 5 years, he will be required to ensure that in the total block of 5 years, there is at least a 30% domestic sourcing for both Indian sale and export. Also, it has been decided that
तो मोदी कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उसके ऊपर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया जा रहा था कि आखिर किस तरीके से डेवलपमेंट होगा और एफडीआई किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके अंदर कैसे जो है डेवलपमेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पर जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने पर अपने दिए गए बयान का गलत इस्तेमाल होता देख राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी है। राहुल गांधी ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को ट्वीट कर कहा है कि मैं कई मुद्दों पर इस सरकार से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क को दखल देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कश्मीर में तशद्दुद के वाकयात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी का यह जवाब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की यूएन को लिखी चिट्ठी के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान ने राहुल गांधी समेत कई अपोजिशन के लीडरान का जिक्र करते हुए कश्मीर के हालात पर फिक्र जताया था। पाकिस्तान ने अपनी चिट्ठी में खास करके राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर पर यू टर्न लेने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कश्मीर पर राहुल गांधी का मन नहीं बदला है, बल्कि वो दबाव में अपने बयान से पलटे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जो राहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर कहा था उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने सबूत के तौर पर किया है। ये यकीनी तौर पर मुल्क को शर्मसार करने वाला है और कांग्रेस को चाहिए कि वो मुल्क से इस पर माफी मांगे। तो कश्मीर पर राहुल गांधी के बयान का गलत इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान ने अब अपना असली रंग दिखा ही दिया है। पाकिस्तान के वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी की सियासत की सबसे बड़ी परेशानी उनका कंफ्यूजन है। यही नहीं, फवाद चौधरी ने राहुल गांधी को नेहरू की याद दिलाकर सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बाद अब नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके वापस लेने की होगी। वेंकैया नायडू ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। वेंकैया नायडू ने साफ कहा कि हिंदुस्तान किसी मुल्क के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना चाहता है, लेकिन भारत भी ये नहीं चाहता है कि कोई दूसरा हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन वो सिर्फ अपने दोस्त और सीपीएम लीडर तारिक गामी से ही मिल सकते हैं, वहां कोई सियासी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीताराम येचुरी की अर्जी पर कहा कि हर शहरी को मुल्क के किसी भी हिस्से में जाने का हक है। सीताराम येचुरी अब कल कश्मीर जाएंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान का नक्शा एक बार फिर से बनाना चाहिए और इसमें पीओके ही नहीं गिलगिट बाल्टिस्तान को भी शामिल करना चाहिए। जितेंद्र सिंह ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि जब हम अपनी सरहदों की बात करते हैं तो वे हमारी सरहदें नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के इशारों पर नाच रही है। कांग्रेस पार्टी इमरान खान, लश्कर जैश और हिजबुल वालों की भाषा बोल रही है। राहुल गांधी आज हिंदुस्तान की भाषा नहीं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे। देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। और वहीं गवर्नर के एडवाइजर के विजय कुमार ने कहा है कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, हम हालात के मुताबिक पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने जानकारी दी कि धीरे धीरे सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा और जल्दी ही वो वक्त भी आएगा जब पाबंदियों को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। We are gradually opening up the schools. Here in Jammu side, the situation is a little different. In the valley, we are calibrating and according to the situation, we are opening up. Middle schools, etc. will be open. Then only finally to the senior classes. And thereafter, we'll think of the universities. So it will be done in a phased manner. It will ultimately be fully lifted. But as, when and how exactly, I will not speculate now. We will be taking day-to-day calculations of what is happening and we'll take a call. In the interest of public, their own safety and in the communication necessity, we'll balance both. बौखलाए पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से एयर स्पेस पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान ने 31 अगस्त तक सभी इंटरनेशनल उड़ानों के लिए 3 एयर रूट्स पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अफगानिस्तान में कारोबार करने के लिए भारत पाकिस्तान के जिस रोडवे का इस्तेमाल करता है उसे भी पूरी तरह से बंद किए जाने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर मशवरा किया गया। हुसैन ने कहा कि यह मोदी ने शुरू किया था, लेकिन इसे हम खत्म करेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रूस ने हिंदुस्तान की खुलकर हिमायत की है। हिंदुस्तान में रूस के सफीर निकोलाई कुदाशेव ने 370 हटाने के फैसले को हिंदुस्तान का जाती फैसला बताया है। रूस के सफीर के मुताबिक यह हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। इतना ही नहीं, रूस ने पाकिस्तान को भी नसीहत दे दी है कि वो हिंदुस्तान से ज़ेर इल्तिवा मुद्दों का हल
शिमला समझौते और लाहौर मंसूर के मुताबिक करें। उधर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर सभी अर्जियों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 जजों की बेंच अक्टूबर के पहले हफ्ते से इन सभी अर्जियों को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के एक स्टूडेंट को भी अनंतनाग जाकर अपने पेरेंट्स से मिलने की इजाजत दी। और अब बात कर लेते हैं अफवाह गैंग की, जिसे कश्मीर के लोगों ने ही आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान कश्मीर में साजिशें करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कश्मीर की जो तस्वीरें हैं उनको देखिए और समझिए कि कैसे कश्मीर में आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है। पुलवामा से जी मीडिया नुमाइंदे विशाल पांडे की रिपोर्ट। ये पुलवामा का जिला अस्पताल है। 5 अगस्त से अब तक यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। अस्पताल में इलाज की हाईटेक सहूलत मौजूद है। खास बात यह है कि पूरा अस्पताल स्मार्ट ऐप से कंट्रोल होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ डिजिटल पूरा ये अस्पताल है और इन 2 इमरजेंसी बटन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर ये ब्लू बटन दबाते हैं तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी, कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और येलो बटन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब खराब होती है, कोई ज़्यादा बड़ी घटना होती है, जब मल्टीपल इंजरीज होती हैं, उसके लिए येलो बटन दबाया जाता है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने जी मीडिया को बताया कि अस्पताल लोगों की खिदमत में जुटा हुआ है और सभी काम मामूल तरीके से चल रहे हैं। को गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट होता है कि उसको जो पहले ही 60 मिनट में सारी सहूलियात मिलनी चाहिए। शी शुड नॉट गो इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ द हॉस्पिटल डूइंग वन इन्वेस्टिगेशन अदर इन्वेस्टिगेशन। तो उसको जो सारी जो सहूलियात है वो बेड साइड पे मिलती हैं। तो ये इस कोर्स का है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा के तहत ही अस्पताल में डायलिसिस की भी सहूलत है। डायलिसिस हफ्ते में हम 2 बार देते हैं, बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको भी हो गया लगभग 2-4 महीने इसको डायलिसिस देते हैं। बहुत अच्छा, डॉक्टर भी अच्छे है, नर्स भी बहुत अच्छे हैं, सिस्टर भी बहुत अच्छे हैं। इनका इलाज कब से चल रहा है अस्पताल में? 2-3 महीनों से। 2-3 महीनों से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर, बहुत अच्छा है यहाँ पे। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में बदलाव की अब ये तस्वीर भी देखिए। श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट के बाद अब रियासत के सभी सरकारी दफ्तरों से भी जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है। यहाँ दिखता है तो सिर्फ तिरंगा। से ही जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ आपको तिरंगा लहराता हुआ ही नजर आएगा। इस वक्त हम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखिए 2 पोल लगे हुए थे, एक पर जम्मू कश्मीर का झंडा हुआ करता था और एक पर देश का तिरंगा। अब सिर्फ यहाँ पर आपको तिरंगा लहराता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है। श्रीनगर में अब जमीनी हकीकत में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। मामूल होते हालातों के बीच अब इंतजामिया मुहर्रम की तैयारियों में जुट गया है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अब डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं और जैसे आपने देखा होगा कि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी एरिया में रिमूव की गई हैं। एक जो मोबिलिटी का ईज़ है वो लाया गया है और जहाँ कहीं कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो जो भी स्टेप्स उनको लेने की ज़रूरत है लॉफुली वो लेते हैं। ओवरऑल सिचुएशन में काफ़ी जाहिर है कश्मीर मामूल है और अब यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हार रहे हैं और ये तस्वीर सबूत है कि यहाँ की आवाम ने अमन को चुना और दहशतगर्दी को तमाचा जड़ा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में सेब वाली साजिश हो रही है? दरअसल आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में दहशतगर्द और अहलियत की पसंद लीडर नए से नई साजिशें कर रहे हैं। अब कश्मीर के सेब बागान के मालिकों को सेब की फसल बाजार में भेजने से रोका जा रहा है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे फसल बर्बाद हो जाए, लोगों को नुकसान होगा और जब लोगों को नुकसान होगा तो सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क उठेगा। जगह शोपियां, कश्मीर। क्या हुआ? दहशतगर्दों ने सेब बागान मालिक को धमकाया। क्या कहा? सेब की फसल बाजार में ना जाए। साजिश क्या?
सेब बर्बाद होगा तो गुस्सा सरकार के खिलाफ निकलेगा। इन 4 लाइनों से ही आप समझ गए होंगे कि कश्मीर में साजिश कितनी खतरनाक है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। दहशतगर्द अब कश्मीर में फल और सब्जी के कारोबारियों को धमका रहे हैं। ये दहशतगर्द शोपियां के एक सेब के बाग में दाखिल हुए और उसके मालिक को सेब बाहर नहीं भेजने की धमकी दी। अब आप मिलिटेंट्स, अलहदगी पसंदों और कश्मीर के दुश्मनों की साजिश समझिए। दरअसल दहशतगर्द नहीं चाहते कि सेब की फसल बाजार में आए। 67% कश्मीरी यानी 7 लाख कुनबे सेब के कारोबार पर मुनहसिर हैं। मुल्क के कुल सेब के प्रोडक्शन का 79.3% का हिस्सा J&K में होता है। जम्मू कश्मीर में सालाना 6,500 करोड़ रुपए का सेब एक्सपोर्ट होता है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस कश्मीर में सेब वाली साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? जहां सैकड़ों ट्रक आज रोज फ्रूट लेके आते थे, अब कोई फ्रूट का ट्रक नहीं, वो फ्रूट भी सड़ जाएगा। जो विश्व प्रसिद्ध सेब की मंडियां हैं, लगातार वहां से सेब की फसल को पूरे देश विदेश में भेजा जा रहा है। बस कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद ये कश्मीर और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है सेपरेटिज्म और सरकार के खिलाफ गुस्से को हवा देने के लिए अब कश्मीर में सेब वाली साजिश की जा रही है, क्योंकि अमन के दुश्मन यही चाहते हैं कि कश्मीर में सरकार के खिलाफ गुस्सा फैले, लोगों की जेब में पैसा ना पहुंचे ताकि अलहदगी पसंदी को हवा मिले, माली तौर पर लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश, ताकि कश्मीर में हालात जल्दी आम ना हो। लेकिन सेब वाली साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हैरानी इस बात की है, जब कश्मीर के मुद्दे पर पूरे मुल्क से एक आवाज आनी चाहिए, तब अपोजिशन अलग सुर में ही बात करके पाकिस्तान को बोलने का मौका दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपोजिशन की बातों को UN में भी कोट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंतजामिया के जरिए यकीन दहानी कराए जाने के बाद किसानों और सेब के कारोबारियों ने राहत की सांस जरूर ली होगी। सेब के सीजन में फलों के दरख्तों पर लगे हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सेब से लदे हुए बागान काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के बारामूला में मौजूद हैं और बारामूला में एक ये सेब का बगीचा है। इन दिनों सेब के ऊपर खूब सियासत हो रही है जम्मू कश्मीर में, और सेब क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है, सेब की खेती यहाँ पर की जाती है, इससे लाखों लोग रोजगार पाते हैं और यहाँ के सेब का जो स्वाद होता है वो देश और दुनिया में भी अपनी एक अलग ख्याति बनाता है। आप देखिए, ये सेब का बगीचा है बारामूला में और सेब यहाँ पर धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। कुछ सेब तैयार हो चुके हैं जो कि मार्केट में आ रहे हैं और सितंबर तक यहाँ पर सेब पूरी तरह से लाल हो जाते हैं, यानी कि जिस लाल कश्मीरी सेब के इंतजार में आप रहते हैं वो इन्हीं बगीचों से होकर जाते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम जो केयर टेकर हैं इस पूरे बगीचे के बारामूला में, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार सेब को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कितना इससे रेवेन्यू मिलता है और किस तरह से ये लोग सेब बेचते हैं और इन दिनों सेब कैसे बेच पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, आप इस पूरे बगीचे की देखरेख करते हैं? बिल्कुल सर। कितना सेब इस बगीचे से एक सीजन में निकल जाता है? बहुत निकलता है, कोई हिसाब ही नहीं। कितने पेटी एक सीजन में? 1000 पेटी भी निकलता है, 900 भी निकलता है, 1200 भी निकलता है एक सीजन में पूरा। हाँ। अच्छा, एक पेटी में कितना किलो सेब होता है? 10-12 किलो। 10-12 किलो। हाँ। तो अब सेब आराम से बेचे जा रहे हैं यहाँ पर? आराम से आराम से। अभी जो माहौल आया उसके बाद भी सेब यहाँ से खरीद रहे हैं लोग? बिल्कुल खरीद रहे हैं। क्या रेट बिक रहे हैं सेब अभी यहाँ पर? 600 में पेटी जाता है, 700 में। मेरा नाम है अरशद हुसैन। क्या नाम? अरशद हुसैन। अरशद हुसैन। क्या इससे कितनी कमाई का बड़ा साधन है ये सेब? सेब में कमाई बहुत होती है, लेकिन जो बीच में सेब अभी टंग तैयार हो गई, इससे पहले जो बाकी सेब है वो यहाँ से बिक गई। सेब के बगीचे से अगर हम एक साल अपने इस सेब का बगीचा बेचेंगे, इसमें जितना अगर पेड़ ज़्यादा हो गए तो 3 लाख में भी बिकता है, 4 लाख में भी बिकता है। जिस टाइप जितना सेब होगा दरख्त पे उतना बिकेगा। इसमें मजदूर भी बहुत लगते हैं, उतारने के लिए मजदूर भी बचते हैं, वहाँ भी मजदूर भाई बचते हैं, और जब उतारते हैं और उसके बाद भराई होती है उसमें भी मजदूर लगते हैं। यानी मेहनत पूरी होती है। हाँ।
4 महीने इसके बहुत खास होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर। इन्हीं 4 महीनों में सेब का जो उत्पादन होता है वो पूरा होता है और उसके बाद इसकी बिक्री की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस बगीचे के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कश्मीर में जो कि सेब से हजारों करोड़ रुपए का इनकम होता है यहाँ की सरकार के पास या लोगों के पास, वो यहाँ की एक लाइफलाइन है ये सेब का बगीचा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो अब सेब के बगीचों को लेकर जो सियासत शुरू हुई है उस पर यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। साफ तौर से इनका कहना है कि इसमें काफी मेहनत लगती है और सेब की जो बिक्री है उसे बढ़ाया जाए। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बारामूला, कश्मीर।